नेटफ्लिक्स पे एक शो आ रहा है, उसका नाम है ग्लोरी, और उसकी स्टार कास्ट और उसके क्रिएटर जो है वो हमारे साथ हैं। आप लोग के लिए वो अल्टीमेट ग्लोरी क्या है? अगर मैं कभी इंडिया के लिए ऑस्कर जीत पाऊँ। हमसे भी पूछ लो क्या हमारी हो सकता हमारी भी यही हो तो हम देव का जो स्टाइल ऑफ फाइटिंग है वो रिंग के बाहर बहुत चलता है, लेकिन बॉक्सिंग में मतलब रूल्स हैं, ये विदाउट रूल्स खेलने वाला आदमी। हाँ, मैं इन दोनों शेरों का बाप बब्बर शेर। पहला दिन बहुत ही बेकार गया था। 3 राउंड में 2-2 मिनट के राउंड, वो 6 मिनट में मेरी 800 से ज्यादा कैलोरीज बर्न हुई। सीरियसली रिस्पेक्ट। फॉर बॉक्सर्स काफी क्रेजी कास्ट असेंबल किया है उसमें। जाकिर हुसैन है, आशुतोष राणा है, यशपाल शर्मा है, जानी गुप्ता है। तो ऐसा कौन सा एक्टर था जब उन्होंने शॉट देने जाता था आप लोग सांस रोक के बैठे थे? ये सब थे ना धुरंधर। धुरंधर से याद आया, आपको जो आदित्य दत्त ने एक ब्रीफ दिया था इस रोल के लिए, वो कितना ब्रीफ था? वेरी वो सीन से भी कम ब्रीफ जो जैसा खेल जाओ बस। ये लाइंस हैं आपकी। आपको मेजर को माइनर बनाना है। हाँ, तो मतलब मुझे कुछ नहीं, मेरे जोक लाइन ही नहीं आगे बना। पीछे पता ही नहीं है भाई क्या। यार हमारा दिल तो कभी इश्क में नहीं टूटा, तो यहाँ क्या। Why not? ये इंटरव्यू 10 मिनट नहीं चल पाएगा, इसकी गति से चले तो। बड़ी मजे की बात बताता हूँ, वो रील्स बनती हैं ऐसी। तो एक रील्स इतनी इमोशनल थी कि मुन्ना भैया लौट आओ, और कोई ऐसा दिल वाला गाना लगाया हुआ था उसपे ना, एकदम दिल जले टाइप ऐसी चीज का। मैं इमोशनल हो गया उसे देख के यार reel को। उसका ये क्या हो रहा है। हेलो, मेरा नाम है श्वेतांक और आप देख रहे हैं दिल लेन टॉप। नेटफ्लिक्स पे एक शो आ रहा है, उसका नाम है ग्लोरी। 1 मई को आ रहा है वो शो, और उसकी स्टार कास्ट और उसके क्रिएटर जो है वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ है दिव्येंदु, जिनको आप जानती हैं मिर्जापुर से, मुन्ना भैया। उनके साथ हैं मिर्जापुर के क्रिएटर और ग्लोरी के भी क्रिएटर अंशुमन, करण अंशुमन। और उसके अलावा आप जानते हैं सुविंदर विक्की साहब को जानते होंगे आप। आपने चौथी कूच शायद ना देखी हो, लेकिन आपने कोहरा जरूर देखा होगा, पाताल लोक भी देखा होगा, उसके अंदर ये थे। और उनके अलावा हमारे साथ है पुलकित सम्राट। इनको आप वैसे फुकरे से जानते होंगे, लेकिन अब शायद इनकी पहचान बदलने वाली है। टैश में भी थे ये। तो हम इस बारे में, शो के बारे में इनसे बात करेंगे, इंटरेस्टिंग डिटेल्स जानेंगे क्या क्या है, थोड़ा फन करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे आप दोनों लोग प्राइमरी लीड्स हैं ना, 2 भाई बने हैं आप लोग, तो उसमें ये रहता है कि उसमें जो कैरेक्टर है उसकी अल्टीमेट ग्लोरी क्या है? ओलंपिक मेडल जीतना, है ना। तो जैसे आप लोग जैसे एक्टर भी हो गए या इंसान हो गए, आप लोग के लिए वो अल्टीमेट ग्लोरी क्या है? मेरे लिए अल्टीमेट ग्लोरी होगी अगर मैं कभी इंडिया के लिए ऑस्कर जीत पाऊँ। दैट वुड बी नाइस। मॉडेस्ट। उनके साथ तो या आई रियली आई विश किसी दिन मैं उस स्टेज पे जाके किसी भी कैपेसिटी में ऑस्कर हाथ में उठा पाऊँ। आपका सर? सेम। So let's go together then. I think okay. this could actually do it. आगे हमसे भी पूछ लो क्या हमारी हो सकता हमारी भी यही हो तो हम चारों इकट्ठे ही बोल देते हैं ना। ये कहना सियासी खेल खेल रहे हैं आप लोग मेरे साथ। तो ये आप लोग की जो शो है ये हरियाणा में सेट है जी। तो मतलब क्यूरियोसिटी थी मेरी इसके अंदर कि व्हाई हरियाणा? We say why not? Why not? ये इंटरव्यू 10 मिनट नहीं चल पाएगा, इसकी गति से चले तो। आई थिंक हमारी नंबर 1 रीज़न है बॉक्सिंग, और हरियाणा हमारे देश में बॉक्सिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और शहरों भिवानी और रोहतक, भिवानी को तो हम छोटा क्यूबा कहलाता है इंडिया का, छोटा क्यूबा क्योंकि वहाँ से क्यूबा के बॉक्सर बहुत मशहूर हैं, और हमारे सब मशहूर बॉक्सर जो है भारत में वो सब भिवानी होते हुए ही निकलते हैं। विजेंद्र सिंह जो ओलंपियन है वो भी भिवानी से ही है। तो इट बिकेम अ वेरी नेचुरल सेटिंग हमारे लिए कि हम ये शो हरियाणा में करें। हरियाणा की जो पॉलिटिकल और लैंडस्केप है, जो ग्रिटीनेस है, जो रस्टिकनेस है, इट रियली सूट्स आवर वर्ल्ड। और जो रिंग के अंदर एक प्रेशर कुकर जैसा एक सिचुएशन है, वो रिंग के बाहर भी हमने क्रिएट किया है, और वो हरियाणा बहुत यूजफुल था, पार्ट रहा है उसका। तो ये जैसे मैंने अभी इसके 2 एपिसोड्स देखे मैंने, क्योंकि वो उतना ही दिखाया गया हमें। एक को आ रहा है ये शो, तो बेसिक प्रेमाइस क्या है? थोड़ा कैरेक्टर डिटेल्स आप लोग बताएंगे तो मजा आएगा। बेसिक प्रेमाइस दोस्त यही है। हरियाणा की कहानी है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ बॉक्सिंग। एक परिवार की कहानी है, बाप 2 बेटे, डिसफंक्शनल फैमिली है। अगर मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बात करूं तो मेरे कैरेक्टर का नाम देव है, जो कि इस पूरे वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है बॉक्सिंग की दुनिया से। जी हाँ, बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। शक्तिगढ़ जहाँ से वो आता है वो उस जगह से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, और वो इसलिए क्योंकि
शायद कभी ना कभी उसका बाप उसे एक बॉक्सर बनाना चाहता था और देव शायद उतना नेचुरल प्लेयर नहीं था। उसके कारण उनके बीच में जो एक मनमुटाव आया, उसके कारण एक कहीं ना कहीं कालक भर गई इस लड़के के दिल में और इसे पता नहीं चला अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है। तो आज इसने जो रूप ले लिया है वो शायद एक ऐसे बच्चे का है जो बचपन से गुस्से से भरा हुआ, जिसको शायद कभी प्यार नहीं मिला, शायद पुचकार के कभी अपने पास नहीं बिठाया गया, उससे जो एक डार्कनेस से जो एक चीज तैयार होती है, देव उसका एक जीता जागता स्वरूप है। आपका आपके कैरेक्टर का नाम रवि है। रवि है, यस। तो रवि एक पूर्व हैवीवेट चैंपियन रहा है और किसी एक इंसिडेंट की वजह से ये दुनिया, दोनों भाई एक्चुअली ये पर्टिकुलर दुनिया और परिवार से दूर जा चुके हैं, पर किसी एक घटना की वजह से ये वापस आते हैं। रवि जो है वो मेरे हिसाब से एक तरह से देव का जो पागलपन और मैडनेस है और जो एक अनलीस्ड एनिमल वाला बिहेवियर है उसको बैलेंस करता है, क्योंकि रवि एक स्पोर्ट्समैन है, उसकी सोच एक स्पोर्ट्समैन जैसी है, बहुत प्रिसाइज है अपनी टेक्निक्स में और लाइफ को भी उसी तरह अप्रोच करता है। इम्पल्सिव नहीं है, हर सिचुएशन को एक सिस्टमैटिक तरीके से चलने की कोशिश करेगा, कभी भी सिस्टम को तोड़ के या रूल ब्रेक करके कोशिश नहीं करेगा कुछ भी सिचुएशन सॉल्व करने की, और वो परिवार को भी इसी तरह एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो उसके जो खुद के अंदर के डीमंस हैं उनको दबाते रहता है एंड हाउ ऑल द सिचुएशंस टेस्ट हिज मोरालिटी इज उससे इस कहानी में देखने को मिलता है। तो आपने सुविंदर महावीर फोगाट का आपने एक ऐसे पिता का रोल किया है जो ऑब्सेस्ड है ओलंपिक मेडल से। हाँ, मैं इन दोनों शेरों का बाप, बब्बर शेर माने रघुवीर सिंह, महावीर सिंह नहीं, रघुवीर सिंह, वो किरदार निभा रहा हूँ। और हाँ जी, ओलंपिक मेडल, नॉट ओनली मेडल, ओलंपिक गोल्ड चाहिए बनना है और कुछ ना चाहिए, और उसी को हासिल करने की जद्दोजहद में ये बंदा अपने परिवार तक को कुछ नहीं जानता, उसके लिए पारिवारिक इमोशंस या रिश्ते नाते ये वो कुछ मैटर नहीं करते, उसको सिर्फ और सिर्फ बॉक्सिंग से प्यार है। बॉक्सिंग से मतलब है अखाड़ा दिखता है और अखाड़े में अपने शागिर्द दिखते हैं और हाथ में उसके छड़ी, बस। सही है। तो मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी जब मैं ट्रेलर वगैरह देखा था, शुरुआती एपिसोड्स देखे मैंने, तो जो दोनों कैरेक्टर्स हैं आपका और दिव्येंदु का, उसमें मुझे बड़ा वो लगा कि जैसे आपके कैरेक्टर को देखते हैं तो वो लगता है कि बिल्कुल ऐसे उसके पास टेक्निक नहीं है, लेकिन उसका जो रेंज है, उसकी इंटेंसिटी है, आपको लगता है कि ये आदमी नहीं, ये आदमी रिंग में होना चाहिए था, इसको आता नहीं है लेकिन ये पीट देगा भाई, ये पीटने वाला यार। है। लेकिन यही हम बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉक्सिंग जो है वो एक बहुत प्रिसाइज गेम है। उसमें सिर्फ और सिर्फ रेज से काम नहीं होता है, कैलकुलेशन से काम होता है, टेक्निक से काम होता है। देव का जो स्टाइल ऑफ फाइटिंग है वो रिंग के बाहर बहुत चलता है, क्योंकि वो एक स्ट्रीट स्टाइल फाइटिंग को फॉलो करता है, इंस्टिंक्ट पे लड़ता है, अपने आसपास की चीजों को क्या यूज कर सकता है उस तरीके से लड़ता है। लेकिन बॉक्सिंग में मतलब रूल्स हैं, ये विदाउट रूल्स खेलने वाला आदमी। तो आपने इस कैरेक्टर के लिए मतलब कितना ट्रेनिंग वगैरह, कितने समय लगाया आपने ट्रेनिंग पे? बहुत ट्रेनिंग ली, हमने लगभग 8 महीना ट्रेन किया। मुझे बॉक्सिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, तो मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा। मेरे जो कोच हैं ड्रू, उन्होंने बहुत मदद करी मेरी। पहला दिन बहुत ही बेकार गया था, मेरा मोराल एकदम टूट गया था, कॉन्फिडेंस टूट गया था कि मैं कैसे करूँगा, क्योंकि देखने में ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, ऐसे पंचेस मारने हैं, इंटरेस्टिंग लगेगा, पर आप बॉक्सर से दिख नहीं सकते, आपको बनना पड़ता है। और बॉक्सर बनने के लिए मुझे अपनी स्पीड पे, स्टेमिना पे, टेक्निक्स पे, इस सब पे मेहनत करनी पड़ी। सो इट टुक अबाउट 8 महीना लगा ये समझने में कि हाँ ठीक है, मैं एटलीस्ट रिंग के अंदर खड़ा होकर एक बॉक्सर लग सकता हूँ। तो अभी आप किस लेवल की बॉक्सिंग कर सकते हैं? 2-4 को तो ले लेगा उस लेवल नहीं, बट नीरज गोयत के साथ इन्होंने रिंग में ये दोनों उतरे थे। अच्छा। और नीरज गोयत तो आप एक या वी डिड अबाउट 3 राउंड किए थे 3 राउंड, और वो 3 राउंड में ही पता चल गया था कि मतलब सीरियसली रिस्पेक्ट फॉर बॉक्सर्स। वो 3 राउंड में इतनी हालत खराब हुई थी कि हम नॉर्मली 1.5 घंटे का वर्कआउट करते हैं तो हमारी कुछ 500 कैलोरीज बर्न होती है। 3 राउंड में 2-2 मिनट के राउंड, वो 6 मिनट में मेरी 800 से ज़्यादा कैलोरीज बर्न हुई। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कितना स्ट्रेन्युअस स्पोर्ट है ये।
हम तो 3 राउंड कर रहे थे, बॉक्सर्स एक्चुअली में 8 राउंड, 12 राउंड, 15-15 राउंड इस तरह से खेलते हैं। वो मैच करने में भी बहुत मज़ा आया। मुझे वो मैच खेल के समझ में आया कि बॉक्सर्स कितनी मेहनत करते हैं और अलग ही लेवल की रिस्पेक्ट है। और जैसा देवेंदु ने कहा, बॉक्सिंग इज सिर्फ गुस्से और मारकाट का खेल नहीं है, उसमें अंदर रिंग में एक शतरंज का खेल चल रहा होता है, जिसमें आपको दूसरे ओपोनेंट को समझना है, परखना है, उनकी खामियां समझनी है और उनसे गलतियां करवानी है, ताकि आप उन गलतियों का फ़ायदा उठा पाएँ। सो इट्स अ वेरी मेडिटेटिव स्पोर्ट, इट नीड्स अ लॉट ऑफ फोकस और बहुत मज़ा आया। आई थिंक एवरीबडी शुड एटलीस्ट प्रैक्टिस बॉक्सिंग एज पार्ट ऑफ देयर फिटनेस रूटीन। आप लोग का मतलब आप 3 लोग खास करके मतलब आप लोग कहीं ना कहीं से जुड़े हुए रहे हैं। आप भी दिल्ली से हैं, आप भी दिल्ली में पढ़ाई वढ़ाई की, आपने वहीं से आप भी रहे, आप लोगों ने साथ में काम किया मिर्जापुर में, आपने काम किया बैंगिस्तान में। जी। तो जब आप लोग तीनों लोग साथ आए तो आप लोग ने ऐसी क्या चीज एक दूसरे के बारे में डिस्कवर की जो आप लोगों ने पिछले काम करने के प्रोसेस में डिस्कवर नहीं किया था? कि अब इतना टाइम काम किया, कुछ नहीं समझ आया, बीच में कुछ नया लग रहा है, ये आदमी चेंज हो गया? नहीं, बिल्कुल ऐसा लगा ये आदमी चेंज हो गया। लेकिन उस आदमी का कोर वही था। अच्छी बात ये थी। ग्लोरी बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। मैंने जितना सोचा था, करण उससे 10 टाइम ज़्यादा प्रिपेयर्ड था, ज़्यादा वाइजर था, ज़्यादा रिसेप्टिव था, ज़्यादा ऑब्जर्वेशनल क्वालिटी उसमें और ज़्यादा आ गई थी। और ये जो हम दोनों का जो तालमेल बैठा, जिसका अगर मैं बोलूँगा तो मैं 60% करण को दूंगा उसका और 40% खुद को लूँगा, बिकॉज ही वॉज जस्ट सो रिसेप्टिव अबाउट एवरीथिंग कि ये कैसे है। वो पढ़ पा रहे थे मेरे रिएक्शंस, मेरे अंदर जो हो रहा है, मेरे दिमाग में जो चल रहा है। हम जब कट होता था मॉनिटर के पीछे, बहुत सारी बार ऐसा होता था कि हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं करण को देखता था, ठीक, वो कहता था ये वो थोड़ा सा वो वाला, ये इतने में ही हमारा काम हो जाता था और हम फिर दूसरा टेक लेते थे। सो it was almost unbelievable for me that we were so much in sync, and it was just sheer pleasure, man, not just to work with Karan, with Pulkit, दोनों भाइयों का। यार हमको इतने ऐसे भाई प्ले करना था जो मतलब जुदा भी हैं लेकिन ऐसे भी हैं। और जैसा मैंने बताया कि रेज है, इतना एंग्री है, उसको अगर रवि जैसे इंसान का सपोर्ट ना मिलता ना, तो वो उतना नहीं आ पाता आगे निकल के जितना मैं उसे परफॉर्म कर पाया। सिमिलरली विद सुविंदर, एक ऐसा बाप जिससे मेरी बिल्कुल नहीं बनती है, उसके सामने वो एनिमोसिटी दिखाना, वो एंगर दिखाना, अगर एक सिक्योर एक्टर ना हो तो वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो सकता है उस चीज़ से, बट ही वॉज जस्ट देयर होल्डिंग हिज ओन ग्राउंड। तो वो बहुत अच्छा रहा हम सबका तालमेल। तो आप लोग पहले कभी मिले थे, मतलब इस शो में काम करने से पहले आप और पुलकित? हाँ, ये तो फिर आप लोग कभी मिले हुए थे इसके पहले? कुछ साथ इससे पहले हम पर्सनली तो कभी नहीं मिले नहीं, थे। कभी नहीं। आई डोंट थिंक सो। लेकिन हमने किया ना इस बार कि एक हम यूजुअली कोई भी फिल्म या सीरीज स्टार्ट होने से पहले हम एक वर्कशॉप करते हैं, लेकिन इस बार ये वर्कशॉप हमने हरियाणा में की। अच्छा, और हम सब गए, हम सब हाँ, और वहाँ पे पूरा हमने आजमाया। राज्य को हमने पूरा बैठ के हमने लाइंस की, और राज्य को राज्य परिवहन निगम। वेरी नाइस। हाँ, सो और बहुत सारा आई थिंक बॉन्डिंग की हमने साथ में। हम लोगों से मिले, हम कोचेस से मिले, बॉक्सर से मिले, बहुत सारे फैसिलिटीज हम देखने गए, सब बॉक्सिंग क्लब्स, प्राइवेट, गवर्नमेंट, सब हर तरीके की। और ढाबों पे खाना खाया। Yes. that was the number one bonding that we did, but that's where I think हमारी सब इक्वेशन और ये बैठ गई हमारी। और एक्सेंट वगैरह कैसे किया फिर आप लोगों ने? एक्सेंट का यार हमारी शुरुआत एक्चुअली उसी वर्कशॉप से हुई, जब हम इतने सारे तो लोगों किसके से साथ मिले। वर्कशॉप हो रहा था? कौन मतलब एक्सेंट के लिए कौन ट्रेनिंग वहां पे उस समय एक्शन के लिए कोई नहीं था। हम सिर्फ एक लहजा जो है वो समझने गए थे कि इस दुनिया में कैसे काम होता है, ये शहर जागता कैसे है, ये शहर सोता कैसे है। वो सारी जब हमें फील्ड समझ में आ गई तो करण ने हमें एक डायलेक्ट कोच प्रोवाइड कराया जिनका नाम है कमल। उन्होंने हमारी बहुत मदद करी, हमें मुहावरे दिए, सिखाए, मुहावरे बोलने सिखाए, अलग अलग कविताएं सिखाई। और मैंने पर्सनली, मुझे ऐसे लगता है किसी भी कल्चर को समझने के लिए या किसी भी लैंग्वेज को उठाने के लिए वहाँ का संगीत सुनना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है, वहाँ के लिरिक्स भी। तो मैंने बहुत हरियाणवी गाने सुने, रागड़ियाँ पानी आड़े पानी पिला दे क्यों न बोल करियो गिररा
मतलब वो इस तरह का आपका कुछ तो ऐसे होम शुरू- टर्फ था ना। हाँ, मैं पैदा हुआ हूँ, बचपन गुजरा है तो आप लोगों ने देखा होगा काफी क्लोजली, दिल्ली में तो चलता ही रहता है। बिल्कुल यार, बिल्कुल। मैं नॉर्थ कैंपस से आता हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे जो छात्र हैं वो हरियाणा से उस तरीके से भी आते हैं, और दिल्ली भरा हुआ है, यू नो, यूपी, बिहार, हरियाणा, हर तरफ से लोग आते हैं। बहुत उनसे शुरू से ही हमारा कुछ ताल्लुक जुड़ा रहा। तो आप लोग बिल्कुल ही अलग अलग काम करके आ रहे हैं ना, आप लोग बिल्कुल ही अलग तरह के काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। आप लोगों ने साथ में भी काम किया, फिर आप लोग एक नए प्रोजेक्ट के लिए साथ आते हैं। तो आप लोग को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ एंशियसनेस रहती है कि कंपैरिजन होगा या कोई अलग तरह की बातें होंगी, तो उससे आप लोग मेक पीस विद कैसे करते हैं कि चलो ठीक है, होगा तो देखेंगे, मतलब क्या क्या रहता है वो? ऐसा कुछ है नहीं ऑनेस्टली। एक नया प्रोजेक्ट जब आता है यार, तो एक नई एनर्जी के साथ आता है। आप प्रोजेक्ट पे तभी आते हैं जब आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, आपको लोग अच्छे लगते हैं, मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो जब हमने ये किया तो हमें ये पता था कि ग्लोरी एक ऐसा शो बनने वाला है, एक ऐसी कहानी है जो लोगों ने पहले कभी देखी नहीं है। इसमें हम बॉक्सिंग की बात कर रहे हैं तो उसके साथ मर्डर मिस्ट्री भी है, एक थ्रिलर है, एक फैमिली है जो एक डिसफंक्शनल फैमिली है। हमको ये पता था कि ये गाढ़ा काम है, ऑनेस्टली इसको निभाना है बढ़िया तरीके से। और फर्स्ट दिन से लेके लास्ट दिन तक हमने जितना मज़ा मस्ती एक दूसरे के साथ तालमेल किया, लेकिन बहुत ज़्यादा शिद्दत से काम किया। और वही एक तरीका था इस प्रोजेक्ट पे काम करने का, क्योंकि ये उस तरीके का लिखा हुआ है, उस तरीके की कमिटमेंट मांगता है आपसे। ये लोग तो पहले से साथ में काम करके आ रहे थे, आप और ये दो लोग नए एडिशन थे, तो आप लोगों के लिए कितना डिफिकल्ट रहा जेल इन करना? मैंने भी करण के साथ काम किया हुआ है, बैंगिस्तान, करेक्ट। तो इनके लिए एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम था। ये हरियाणा में थे अपने होम टाउन, इनको दिक्कत नहीं थी कोई, ये ऑलरेडी चिल कर रहे थे। नहीं, पर इन्होंने पहली बार ऐसे घंटियां बजा के पहली बार मत्था टेक के जिम के अंदर घुसे हैं सर लाइफ में। इनके लिए कोच के शूज में घुसना वाज अ चैलेंजिंग टास्क। हाँ, तो इससे मुझे इंटरेस्टिंग सवाल याद है कि मान लीजिए जैसे बॉक्सर बने हैं ना जी, बॉक्सिंग के लिए कोचिंग होती है ना, गुस्सा तो आपको आता रहता है। कोच के लिए क्या ट्रेनिंग होती है? कोच के लिए क्या होता है? कोच के कैरेक्टर के लिए क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है? ऑब्वियसली मतलब यार, कोचिंग आप तभी कर पाओगे जब आपको नॉलेज होगी उस स्पोर्ट के बारे में, उसकी न्यूएंसेस, छोटी छोटी चीज़। अब शागिर्द का क्या, कुछ भी पूछ ले, फुट मूवमेंट के बारे में कुछ पूछ ले, स्पीड के बारे में पूछ ले, जैब क्या है, क्रॉस क्या है, किसी भी मुक्के पंच के बारे में पूछ सकता है। तो वो सारी चीज़ें पहले मुझे भी तैयार करनी पड़ी। हालांकि मैंने अपनी बेस्ट कैपेसिटी में, मेरा जितना था कि मैंने 2.5 महीने तक मैंने भी ट्रेनिंग की है। अच्छा, प्रॉपर बॉक्सिंग की। हाँ, इसने पुलकित ने कहा कि भाई जिम का मुंह पहली बार देखा, तो वाकई में मतलब पहली बार जिम गया हूँ जीवन में, और वो सारा लोहे से लोहा हुआ हूँ। और आकाश एकेडमी करके है जीरकपुर में, वहाँ पे बॉक्सिंग का ट्रेनिंग लिया बिल्कुल स्क्रैच से, जैसे सबने शुरू किया। तो वहीं से शुरू करके तो ठीक है मेरे लिए। हालांकि रिंग में नहीं उतरना था मुझे अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट या उसके हिसाब से, बट उसमें कोच है तो मस्ट भी सीन होंगे जहाँ पे वो कोचिंग दे रहा है, कर रहा है, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल एज अ कोच नजर आना चाहिए। तो वो सारी ट्रेनिंग्स जो हैं दैट वाज डन। आप लोग मतलब आज आप लोग जैसे पॉपुलर स्टार्स हैं, मतलब डायरेक्टर्स भी, मेकर्स भी पॉपुलर स्टार्स होते हैं। आप लोग अपना कौन सा काम ऐसा मानते हैं जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पहुंचे? आई थिंक हर तरह का काम। नहीं, एक काम होता है ना कि ये मतलब ये करने होता तो मतलब शायद चीजें थोड़ी डिफरेंट होती, आज शायद नहीं होता ये सब। मुझे लगता है ग्लोरी इज़ वन ऑफ दैट थिंग्स जो मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं ग्लोरी का हिस्सा हूँ। और मुझे ही नहीं बल्कि हम सबको लगता है कि ये हमें हमारी ग्रोथ के पाथ पे और ग्लोरी के और करीब लेके जाएगा। मेरे लिए मतलब एक फिल्म है माइलस्टोन, और बहुत ही मतलब मैं माइलस्टोन, हाँ, वो मेरे जिंदगी का, मेरे करियर का माइलस्टोन है। और बहुत ही गर्व के साथ कहूँगा कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल। मील पत्थर। और नेटफ्लिक्स ने जब से वो फिल्म ली, तो मेरे ख्याल से जितने इंडस्ट्री के लोग हैं वो सीरियस हुए कि यार कुछ नेटफ्लिक्स पे आया। नहीं तो मतलब मेकर्स या वो सब भी थोड़ा सा अपना ब्रांड वगैरह देख के चलते हैं ना, तो नेटफ्लिक्स ने वो ली, तो आई एम रियली थैंकफुल। और आई वन डेफिनेटली यार, उन्होंने मुझे कास्ट किया उस फिल्म के लिए, तो वो मेरे लिए एक मील पत्थर साबित हुई करियर का। अगर मैं ये कहूँ कि माइलस्टोन वाज द फिल्म जहाँ से मैं ये ग्लोरी के सफर तक पहुँचा, और ग्लोरी से आगे डेफिनेटली अभी तो बहुत, अभी तो आना का, अभी वो ऑस्कर अभी तो बहुत बात कर रहे हैं। अभी तो नेटफ्लिक्स के पास पड़ा हुआ है इनका नंबर। 4 हो गए। हाँ, 4 हो गए।
मेरा यार, मैं प्यार का पंचनामा को ही बोलूंगा। लिक्विड में सॉलिड परफॉर्मेंस दी आपने। मेरी पहली फिल्म थी और सबसे बड़ी बात थी वो एक जॉनर डिफाइनिंग फिल्म थी अपने आप में। बहुत टाइम के बाद एक आई थी, एक अंडरडॉग फिल्म थी और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उस फिल्म से कि वो फिल्म इतनी चलेगी और इतनी बहुचर्चित होगी। मेरी पहली फिल्म थी, बड़ा टेढ़ा कैरेक्टर था निभाने के लिए, तो उसमें जितना मैंने मेहनत करी, जितना परिश्रम किया, वो हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा। आपसे I think it would be my first show, which was इंडिया की पहली OTT सीरीज थी वो, and not only for me but I think the entire ecosystem was sort of एक benchmark शायद मिल गया उसे सबके लिए, तो I guess that would be it. ये मतलब काफी क्रेजी कास्ट असेंबल किया है आपने, मतलब मैं और मैं टीजर में देख रहा था तो टन 1 2 3 10 तक आता है, सारे कैरेक्टर्स आते हैं उस पे। तो उसमें जाकिर हुसैन है, आशुतोष राणा है, यशपाल शर्मा है, सयानी गुप्ता है, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसा सेट पे आप लोग जब शूट करते थे तो ऐसा कौन सा एक्टर था जब उन्होंने शॉट देने जाता तो आप लोग सांस रोक के बैठे थे, भाई इसका शॉट देखते हैं कैसे कर रहा है? सबसे ज्यादा वेट करते हैं ना कि भाई इसका शॉट देखने का कैसे कर रहा है ये। वो जब आप होते हो उस सीन में, शॉट में होते हो तो पहले तो मतलब मेरी अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो आदत है ही नहीं देखने की। अब जब आपका शॉट है तभी आप मतलब ही नहीं बनता जी। मैं मॉनिटर पे कभी जाऊंगा नहीं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या है क्या नहीं है। मुझे तो खौफ आता उस चीज़ से कि क्या, जब मेरे डायरेक्टर ने ओके बोला है तो ठीक है, उनसे मतलब बेहतर मैं थोड़ी जान पाऊँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि मतलब कोई दूसरा एक्टर। हाँ नहीं, सब ये सब थे ना धुरंधर, इनका सबका देखना, लेकिन बट नॉट ऑन द मॉनिटर। हाँ, दूर से कहीं आप बैठे हो तो कहीं वो रेंज में आ रहे हैं तो वो अच्छा लगता था इन लोगों को। धुरंधर से याद आया, आपको जो आदित्य दत्त ने ब्रीफ दिया था इस रोल के लिए, वो कितना ब्रीफ था? वेरी 2 सीन से भी कम ब्रीफ था वो तो। 2 लाइन मतलब उसमें तो सिर्फ आपने, हाँ, उन्होंने कहा यार अपना जो जैसा खेल जाओ बस, ये लाइंस हैं आपके पास, आपको मेजर को माइनर बनाना है। हाँ, तो मतलब मुझे कुछ नहीं, मेरे जोक लाइन ही नहीं हो रहे, आगे पीछे पता ही नहीं है भाई क्या। तो अच्छा, मोरओवर क्या है, वो बहुत जल्दी में काम हुआ तो स्क्रिप्ट भी मेरे पास शूट वाले टाइम पे ही आई। आई वाज गेटिंग रेडी और वो लंबे लंबे डायलॉग्स से, तो मेरा ध्यान काफ़ी हद तक वहाँ था कि लाइन ना भूल जाऊँ, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्टर को होता है और मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है कि लाइन भूलना, मतलब बाकी इम्प्रोवाइजेशंस तो वहाँ सेट पे चलो चीज़ें होती रहेंगी, बट लाइंस एटलीस्ट आपको अपनी ज़रूर याद होनी चाहिए। तो आपके मन में कभी ऐसा डाउट नहीं आया कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? ओटीटी पे क्या होता है कि मतलब आप भर भर के मतलब करते, गालियों का होता है, कोई लफड़ा नहीं है। थिएटर्स में आपका होता है कि वो म्यूट हो जाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ मेरा 90% डायलॉग म्यूट हो गया, तो मतलब आपको कभी शक नहीं हुआ कि मतलब मैं नहीं, मुझे लिखती आया है यहाँ पे, जब लिखा हुआ तो ये मेरी एज एन एक्टर ड्यूटी है, व्हेन आई हैव साइंड दैट, तो मेरे को तो करना है। आपको कभी डाउट नहीं हुआ कि मतलब मैं ये कितना रोल कैसे पैन आउट होगा? हाँ, ब्रिगेडियर जहांगीर। डाउट, हाँ, क्यों डाउट करूँगा मैं? वो दैट्स द क्रिएटर्स जॉब है ना। मुझे तो जो मेरा एज एन एक्टर मेरी ड्यूटी है टू परफॉर्म दैट। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। या क्योंकि नहीं, हाँ यार, ऑब्वियसली एक एक्टर तो, क्यों इस चीज में पड़े? मैं उतना सोच के अपने डायलॉग भूल जाऊं और वहां जाके बेइज्जती वो परफॉर्मेंस अफेक्ट कर देता है वो, क्योंकि मतलब मेरे ख्याल से डायलॉग भूलना, वो आप ये देखो ना, अभी छोटा स्टूडियो है, 10 निगाहें तो अभी भी हमें यहाँ से देख रही है, और वहाँ तो कितना बड़ा तामझाम होता है। तो ऊपर से जब वो जो लाइटमैन बैठा होता है तो वहाँ से जो श्लोक आते हैं ना एक्टर के लिए, तो वो भी कई बार सुनने पड़ते हैं। कहाँ से पकड़ के, तो उन चीजों में नहीं पड़ते। प्रोफेशनली जब से आप लोग काम कर रहे हैं, सबसे आप लोग का प्रोफेशनली हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट क्या रहा कि यार मतलब इसके बाद लगा यार दिल ही टूट गया यार, लेकिन फिर रिकवर किया उसके, मतलब वो सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट रहा क्या था? मेरा एक रहा था, एक फिल्म करी थी मैंने 21 तोपों की सलामी नाम की, बढ़िया स्क्रिप्ट थी और बढ़िया फिल्म बनी थी, लेकिन रिलीज ठीक से ना मिलने के कारण वो फिल्म पहुंच नहीं पाई लोगों तक। तो उसमें मुझे लगा कि यार ये थोड़ा सा मेहनत करी थी अच्छे से, और स्क्रिप्ट भी अच्छी थी, अच्छी कहानी थी, अच्छे किरदार थे, वो अगर लोगों तक पहुंचती तो अच्छा होता। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट वेज कि मैं ना खुशी में ज़्यादा खुश होता हूँ, ना दुख में ज़्यादा दुखी होता हूँ। आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। काम करके मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है उस चीज़ की, तो वो एक
आप लोग से भी मेरे लिए पर्सनली ये मतलब हुआ लैंड। इसलिए नहीं कि करण यहाँ पे बैठे हैं, बट बैंगिस्तान बहुत करीब थी हम दोनों के दिल के। करण की पहली फिल्म थी, मेरी दूसरी या तीसरी फिल्म थी, और हमने बहुत एक्साइटमेंट से बनाई थी। एडिट टेबल पे काफ़ी सारे चेंजेस हुए जो हमारे कंट्रोल में नहीं थे। दैट वाज अ लिटिल डिसहार्टनिंग कि जो पेपर पे पास हुआ है वही स्क्रीन पे क्यों नहीं आ पा रहा है। एंड इट वाज, और हमें पता है कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई थी। आई जस्ट विश कि वो अनएडिटेड वर्जन एटलीस्ट हम तो देख पाएँ दोबारा। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू शूट दैट फिल्म। सर आपका यार हमारा दिल तो कभी इश्क में नहीं टूटा, तो यहाँ क्या टूटा? तोड़े हैं इन्होंने दिल ये बस। तो प्रोफेशन है, मतलब उतार चढ़ाव आते रहते हैं, चलते रहते हैं, कोई चक्कर नहीं। बट हाँ, उससे ऊपर जाना, अगर उभरे होंगे तभी यहाँ तक पहुँचे। तो अभी तो खैर ग्लोरी की बात हो रही है, तो अब तो एक ऐसे चेहरे में स्माइल आनी चाहिए, द ग्लोरियस मोमेंट यस फॉर एवरीबॉडी, है ना, फॉर अस। तो उसको एंजॉय करते हैं, उसी को सेलिब्रेट करते हैं। उतार चढ़ाव देखेंगे बाद में, जिंदगी में जब आएगा तब देखा जाएगा। आपका सर पूछना तो पड़ेगा चारों से मुझे। नहीं इनका जवाब सुन चुका हूं मैं। नहीं यही जवाब है जो पुलकित ने कहा। वो एक ही बार में आई थिंक मेरा कुछ हार्ट ब्रेक के जैसा हुआ, लेकिन दिव्येंदु की तरह भी मैं ज़्यादा दिल पे नहीं लेता हूँ और आगे बढ़ते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं यार हम सबको पता है ये ना यस, पार्ट है इस इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा। तो बेटर यही है कि अल्टीमेट जो आपको जो उसका प्राइज मिलेगा उससे ज्यादा ना वो जर्नी में हम जितना मजा ले पाएं, क्योंकि वो बिल्कुल भी हमारे हाथ में नहीं है। कभी प्रोड्यूसर के ऊपर होता है रिलीज, कभी किसी OTT प्लेटफॉर्म पे होगा, कभी लोगों पे होता है, कभी टाइमिंग बड़ी खराब होती है किसी चीज की आने की। तो अच्छा ही है उस बात की तरफ ज्यादा ना सोचें। तो ये मतलब ये मेरा वो था कि मतलब ये विजडम जो है ये इंडस्ट्री में टाइम गुजारने के बाद आता है, लेकिन शुरुआत में हार्ट ब्रेक तो हो जाता है ना, कुछ में बुरा लगता है। आप हाँ। बिल्कुल ही फ्रेश होते हो, फच्चे होते हो। जैसे मैंने बताया आपको, जैसे मेरे लिए था वो, हम्म। और उस चीज से आप सीखते हैं। तो पहली है, फिल्म में बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल होता है यार। जैसे आपका कैरेक्टर है मिर्जापुर का मुन्ना भैया, मुन्ना त्रिपाठी। जब एक कैरेक्टर इतना इतना पॉपुलर है, रेज है, मतलब इंडिया में, मतलब जहां जाते हैं मुन्ना भैया जलवा वैसा चल रहा है। फिर एक मेकर के तौर पे भी और एक एक्टर के तौर पे भी, जब आपको उस कैरेक्टर को ना हटाना पड़ता है, खत्म करना पड़ता है कि भाई आप अगले सीजन में नहीं होगे। आपको ही पता है कि ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, सबसे क्रेजी कैरेक्टर है, पब्लिक पागल है इसके लिए। उसको मतलब मारना या उसको अगले सीजन से हटाना कितना डिफिकल्ट होता है, ये कन्वे कैसे करते हैं? यार मेरे साथ उसमें ये बताया गया था कि यहाँ पे ये कैरेक्टर एंड हो जाएगा। मैं बहुत एक बात को लेके बहुत खुश था कि उसकी जो जर्नी थी, स्पेशली सीजन 2 में, मुझे लगा था यार अगर जाना है तो ऐसे हाई पे जाना चाहिए इंसान को। क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत लगता था मुन्ना जिस तरीके का ब्रैश इंसान था, या आप कहें बहुत बचपना था सीजन 1 में, सीजन 2 में जब उसकी लाइफ में एक लड़की आती है, वो एक पति बनता है, शादी होती है, एक तरीके की सेंसिटिविटी आती है, जहाँ पे सही होने लगता है वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं उसके लिए। तो मैं इस चीज़ से बहुत था और मुझे पता था कि यार ये बहुत हाई पे जा रहा है तो लोग मिस तो करेंगे इसको। आई वाज लाइक ठीक है अभी नहीं, अगले सीजन में ख़त्म हो जाएगा। अगर जाना ही है तो हाई पे जाएं, और लोग फिर कहें कि भाई वी आर मिसिंग यू, तो ज़्यादा सुनना अच्छा लगेगा फिर। बट या इट वाज वेरी हार्टनिंग यार, जो लोगों ने जिस तरीके से बोला ना कि वी मिस यू। और वो रील्स जो बनती हैं, एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, वो रील्स बनती हैं ऐसी, तो एक रील्स इतनी इमोशनल थी कि मुन्ना भैया लौट आओ, और कोई ऐसा दिल वाला गाना लगाया हुआ था उस पे ना, एकदम दिल जले टाइप ऐसी चीज का। मैं इमोशनल हो गया उसे देख के यार, लाइक ये क्या हो रहा है। बट इट वाज वेरी हार्टनिंग टू सी दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। और क्रिएटर के लिए कितना डिफिकल्ट होता है उस कैरेक्टर को लेट गो करना कि चलो ठीक है, वी आर डन विथ यू नाउ। क्रिएटर्स तो लव लेटिंग गो बिकॉज इट गिव्स अस अ बिग हाई पॉइंट ना, हमारे लिए एक बहुत हाई पॉइंट बन जाती है। लाइक सीजन एंडर में एक मेन कैरेक्टर को कोई और मेन कैरेक्टर जो अगर मार दे, दैट इज अ वेरी गुड वे टू कीप द ऑडियंस हुक्ड मेरे हिसाब से। एंड फॉर अ क्रिएटर इट क्रिएट्स द अल्टीमेट ड्रामा, एंड फॉर एज अ राइटर यू वांट द अल्टीमेट ड्रामा टू कम ऑन स्क्रीन। सो एंड यू ऑलवेज हैव द ऑप्शन ऑफ क्रिएटिंग न्यू कैरेक्टर्स, मोर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स। और एक कोई किरदार की जर्नी शायद खत्म हो जाए एक सीजन में या 2 सीजन में, सो यू डोंट हैव मोर टू से, क्योंकि आपने इतना निचोड़ लिया है उस एक कैरेक्टर को। जैसे आप तो मिर्जापुर फिल्म ला रहे हैं ना जी, तो उसके अंदर जैसे ये शो आया, शो का चल रहा है, खत्म हुआ, अभी उसकी फिल्म आ रही है, तो ये जो इसका जो अब तक का हिस्ट्री रहा है
शोज के बाद फिल्मों के आने का, ये प्रोसेस बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा है। ये इंडिया में पहली मर्तबा हो हाँ रहा है। नहीं ये मैं तो आपको ना, हुआ नहीं है हो रहा है। जैसे ब्रेकिंग बैड का बाद अल कमीनो आया, अभी पीकी ब्लाइंडर्स के बाद द इमोर्टल मैन आया, जो क्रिटिकल रिसेप्शन और जो पब्लिक का जो प्यार शोज को मिला है, मतलब उतना नहीं मिला है फिल्मों को। तो मतलब क्या आप लोग इस चीज से अवेयर थे कि मतलब उसको डील करने के लिए आप लोगों ने क्या तरीका निकाला है कुछ, मतलब नहीं कोई ऐसा है कुछ मतलब? नहीं यार, हमने जब ये बनाई फिल्म तो हमने ये सोचा कि ये एक ऐसा शो है जो कि अगर बड़ी स्क्रीन पे आएगा तो उस कैनवस पे आने के लिए जस्टिफाई करेगा। हमने सिर्फ ये सोचा, और लोग बहुत प्यार करते हैं इस चीज को। इसको बड़े पर्दे पे अगर हम लेके जाएंगे तो हम एक स्कीम की तरह लेके नहीं जाएंगे कि यार आओ इससे और पैसे बना लेते हैं। हमें ताकि हमें बड़ा और कैनवस मिलेगा, देखने में करने में मजा आएगा, इसलिए। लेकिन शो में बहुत सारे ऐसे लिबर्टीज होती हैं। बस मिर्जापुर की और बात नहीं करेंगे हम, ग्लोरी की बात ग्लोरी करेंगे। एक हाँ। भाई को आ रहा दोस्तों। हाँ। हाँ, तो फिर उसके बाद मेरा आप लोग से ये सवाल है कि आप लोग देख क्या रहे हैं इन दिनों? देख कर रहे हैं ना? हाँ। हम अपना सारा देख रहे हैं, क्या ट्रेलर निकला है, क्या टीजर निकला है। नहीं आजकल आजकल कुछ आप क्या लोग की वॉच लिस्ट में क्या है, क्या शोज, क्या फिल्में देख रहे हैं आप लोग, क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? मैं तो परिवार देख रहा हूँ भाई अभी तो बस। वो कौन सी शो है? ये नेचुरल शो है, मैंने अभी सबका अपना लेटेस्ट है। मामला लीगल है देखा है, सीजन 2 जो आया काफी काफी फन शो है। यस, सीजन 1 सीजन 2 दोनों निपटाए हैं। मैंने 2-3 चीजें देखी यार। एक ब्लैक रैबिट नाम का शो है, वो देखा। फिर एक DTH करके एक और हॉटस्टार पे एक वो है, वो बहुत अच्छा। मुझे जेसन बेटमैन बहुत पसंद है, वो जो भी करते हैं बहुत ज्यादा अच्छा है। सेंट लुइस, DTF सेंट लुइस, वो मैं देख रहा हूँ। काफी सारी चीजें कंज्यूम। फिल्म्स कमाल की फिल्म्स आई यार, वन बैटल आफ्टर द अदर, वो सब वो Amazing. कमाल की फिल्म्स आई, वो सब देखा, बहुत मजा आया। अभी हाल में मैंने एक जॉज की जो री रिलीज हुई 50 साल की एनिवर्सरी रिस्टोर्ड 4K वर्जन, बहुत मजा आया मुझे देखने में थिएटर में। वो इट्स वन ऑफ द रीजंस आई थिंक कि मैंने आई गॉट इनटू फिल्म्स टू बिगिन विद। आप परिवार के अलावा क्या देखा सर आपने? जी मैं अभी IPL चालू है तो ऑब्वियसली वो सब देख रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट मुझे- सोप। हाँ इस चीज का बहुत, क्योंकि आई लव कपिल शर्मा शो। वो मतलब वो एक ऐसा दिमाग की बत्ती, मतलब ऐसी अगर आप कहीं बाई चांस थोड़ा सा सदमे में है, सैडनेस है, तो वो जो किरदार हैं, वो कैरेक्टर्स हैं, उसका जो शो है कपिल का, और जो सब कृष्णा, सुनील, कीकू और सब, तो वो मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता आ रहा हूँ इस चीज़ को। ये नहीं कि सिर्फ नेटफ्लिक्स पे आया इस वजह से, नहीं, काफ़ी टाइम से। तो वो थोड़ा अभी बंद हुआ तो उस चीज़ को, उसका पुराना उठा लेता हूँ रात को। तो कोशिश रहती है कि कुछ एक आधा एपिसोड जब उसके कॉमेडी सर्कस के टाइम का कुछ देख लो, थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है और अपना नींद अच्छी आ जाती है। ग्लोरी में मतलब ग्लोरी में टिपिकल एलिमेंट्स जो हैं वो नहीं देखे मुझे, है ना? जैसे होता है ना कि थैंक यू फॉर सेइंग दैट यार। हाँ, कि जैसे यहाँ अंग कटे पीटे भिड़ रहे हैं, गालियां भरी जा रही हैं। तो जब आप क्रिएट कर रहे थे, जब नया नया करते हैं तो आदमी में होता है क्रेज है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कर देने के बाद आदमी होता है कि अब यार वो करते हैं जो करने का मन कर रहा है जेन्युइन। तो वो वैसे निकल के आया या मतलब वो उसका कैसे निकल के आया आपसे वो? नहीं, मैं हर बार अपनी मनमानी हाँ, करता हूँ, नहीं, ऐसा of course, कुछ वो नहीं है कि एक मेच्योरिटी आती है ना विद टाइम। आई थिंक ये वाला कर लिया अभी, अब कुछ फ्रेश नया। हर बार यही बिकॉज आई थिंक एवरी टाइम एटलीस्ट जब मैंने कुछ किया, इट्स बिन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, यू नो। तो आई डोंट थिंक कि आई एम ट्राइंग टू चेज अ ट्रेंड, लेकिन आई एम होपिंग ऑलवेज टू क्रिएट अ ट्रेंड। तो ग्लोरी भी आई थिंक इज द फर्स्ट वन वेयर एक मर्डर मिस्ट्री जो है वो वही स्पोर्ट्स के दुनिया में सेट है। आई थिंक इट्स अ यूनिक वन। आजकल जैसे बॉक्स ऑफिस का जो मामला है, बॉक्स ऑफिस के नंबर्स वगैरह बहुत वो रहते हैं। आजकल पब्लिक वही फिल्में देखना पसंद करती है जो और लोग देख रहे हैं। अच्छी फिल्म का मतलब वो कॉन्सेप्ट अभी चला गया, अच्छी फिल्म का कॉन्सेप्ट तो जो 500 करोड़ कर रही है, अब आजकल 1000 करोड़ हो गया ना। तो ये जो वो है जैसे OTT हो गया, मान लीजिए OTT पे नंबर्स का प्रेशर इस तरह का नहीं है ना, क्योंकि पब्लिक को नंबर पता नहीं है। क्योंकि अब जो आप OTT जो बताएगा पब्लिक को मानना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक के पास तरीका नहीं है, उनके पास ट्रेड एक्सपर्ट्स नहीं है ना, जो बताते हैं। तो आप सिनेमा और OTT के इसके अलावा क्या बुनियादी फर्क पाते हैं आप लोग उसके यार? ये तो लेकिन मैं बताऊं, पता चल जाता है अगर सीजन 2 आता है ना किसी शो का, तो समझ जाना कि सच में चला था। लेकिन कोई जो पहले बहुत कहते हैं कि ट्रेंडिंग ग्लोबली नंबर 1, और उसका जब कभी तुम्हें सीजन 2 नहीं दिखते, समझ जाओ नहीं बनी थी बात। तो ऑडियंस, और मुझे लगता है कोई भी शो चलता है ना, या कोई भी चीज हिट होती है जेन्युइनली, तो आपको कभी उस पर डिबेट नहीं करनी पड़ती।
वो पता जो ही चीज लग नहीं जाता होती है। ना उसी पे आपको डिबेट नहीं यार उसने तो इतने पैसे कमाए, क्या बात कर रहा है, उसने तो इतने, जो चीज हिट होती है लोगों को पसंद आती है Public बताती वो है। सबको पता होता है कि हाँ ये बढ़िया चीज बनी है। ठीक है, आप लोग से 2 फाइनल सवाल पूछूंगा मैं। ड्रीम रोल्स क्या हैं आप लोगों के? ड्रीम रोल, ड्रीम रोल्स। मेरा तो ड्रीम रोल एक बॉक्सर प्ले करने का था, हाँ, जो सीरियसली आई फाइंड माई सेल्फ ब्लेस्ड. थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू टू करण, थैंक यू टू कर्मण्य फॉर राइटिंग सच अ ब्यूटीफुल शो जिसमें मुझे बॉक्सर का किरदार करने को मिला. सो मेरा वन ऑफ माई ड्रीम रोल्स इज. आपका सर कोच बनने का था? नहीं था, नहीं वो ऐसा नहीं था मेरा. मेरे तो हर रोल मेरे लिए ड्रीम ही है. अभी आगे बहुत सारे ड्रीम है. अभी कोई ऐसा मैं कुछ परसेप्शन बना के बैठ जाऊं कि हाँ मेरे को ये करना और जिंदगी ऐसा होता में कभी मैनिफेस्टेशन। मिले ना, तो वो फिर वो भी दिक्कत वाली बात है. मैनिफेस्टेशन बस ये बहुत है, सुपरस्टार बनना है. हाँ भी है तो आप चल तो रहा है. यार भाई वो एक कैटेगरी अलग ही होती है. मतलब वो अभी मुझे पता है ना, ये आप तो कह रहे हो चलो ग्रेटनेस है आपकी, पर मुझे अंदर से मुझे पता है अभी एक लेवल और है जहाँ जिसको अचीव करना है. तो उसके लिए एवरी रोल इज अ ड्रीम रोल फॉर मी. आपका क्या है? यार मुझे बहुत जोर से दिल है एक अच्छी सी बढ़िया हॉरर करने का, और अगर मुझे वैम्पायर करने को मिले तो मजा आ जाएगा यार. आप क्या बनाना चाहते हैं सर? आई थिंक कुछ अतरंगी जो शायद अटेम्प्ट ना, आई थिंक साइंस फिक्शन एक जॉनर है जो मुझे बहुत इंटरेस्ट है उसमें, और आई वुड लव टू मेक अ साइंस कोई ऐसी फिक्शन. फिल्म है या शो है कोई जो आपको मतलब ऐसे लगता हो साइंस फिक्शन जॉनर में? अभी मैंने खत्म की एक प्लूरिबस करके, बहुत मजा आया उसको देखने में. रिया सिंह वाली. हम्म. फाइनल क्वेश्चन, आप लोग अपने अपने रिकमेंडेशन बताइए लोगों को कि हमारी पब्लिक जो देख रही है, मतलब वो चाहती है कि उनके एक्टर स्टार्स, फेवरेट स्टार्स क्या देख रहे हैं, तो आप लोग उनको कुछ रेकमेंड करिए, फिर अपनी दुकान बढ़ाते हैं. मतलब बहुत ही रिलैक्स और बढ़िया Sorry, शो sorry. है. यस बहुत ही रिलैक्सिंग और बढ़िया सा शो है, मज़ा आता है देख के. वो है मामला लीगल है, नेटफ्लिक्स पर है. हाईजैक बहुत इंटरेस्टिंग शो है, उसका भी सीजन 2 आया है, वो एप्पल टीवी पे है. सो दीज आर द 2 दैट आई हैव रिसेंटली वॉच्ड. आप सर? आई विल वॉच ऑन 1 May. ग्लोरी है. अरे क्या बात है यार, कुछ भी कर ले नहीं हिलेगा. I will watch on 1 May. बहुत बढ़िया. आप सर? I think the last very good Indian show I saw was Kora. Kora season 2 released recently. बहुत मजा आया देखने में. फॉर मी ओजार्क करके एक शो है, मुझे बहुत पसंद है. नेटफ्लिक्स पे ही है. हाँ वो भी, हाँ उस पे है. वो एक शो है. और फार्गो फिल्म पे जो शो बना था वो भी बहुत बढ़िया शो बना था. तो हाँ इससे, और शिट्स क्रीक, अगर Creek, आप wow. थोड़ा सा मतलब उसमें जाएं, आई जस्ट फाइंड दैट शो ब्रिलियंट. यार ये ड्रामा और वो सब लिखना ना, फिर भी यू हैव अ प्लॉट पॉइंट टू राइट अ शो लाइक दैट. हाउ डू यू राइट अ शो लाइक दैट यार, कि आज वॉश बेसिन का पानी टपक रहा है, उसके आसपास एक वो एपिसोड बनाना, उतने फनी लाइंस लिखना, आई थिंक वो बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है. ठीक है, तो फाइनली अगेन सर जो कब से कह रहे थे 1 मई को जो है ग्लोरी आ रही है नेटफ्लिक्स पे. वो आ जाएगी एक्चुअली 30 की रात को 12 बजे के बाद आ जाएगी. तब से आप लोग स्ट्रीम करना चालू कर सकते हैं. मेरे साथ थे दिव्येंदु, करण, सुविंदर जी और पुलकित. मैं Thank you. श्वेतांग, और देखते रहिए द लंदन टॉप. शुक्रिया. थैंक यू. Thank you.